Hello friends, this is Tanvi Pahuja. Welcome to our channel Only Civil Service. जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज देख रहे हैं, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की पढ़ाई कर रहे हैं। लास्ट टॉपिक जो भी था हमारा उसको हम रिकॉल कर लेते हैं और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है न्यू स्वराज्य। तो इसका बैकग्राउंड लेते हुए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि एक डिलेमा आ जाता है आफ्टर द विड्रॉल ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कि हम इस नेशनल मूवमेंट को अब किस प्रकार आगे बढ़ाएं, इसको किस प्रकार एक नया रूप दें। तो दो चीज हमें सामने देखने को आती हैं। इसी बीच मीनवाइल एक कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट होता है, दैट इज पासिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसके अंदर एक फीचर रहता है दैट प्रोवाइड्स अस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। ओके, तो इस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के साथ ये हमें समझ में आता है कि एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाई जाएगी जो कि प्रोविंस में बनेगी। तो जब गवर्नमेंट बनेगी तो इलेक्शंस भी होंगे। तो हाँ, हमको कुछ पार्ट दिया गया था इलेक्शंस का, मतलब हमें कुछ सीट्स प्रोवाइड करी गई थी इस इलेक्शंस के अंदर। तो दो बातें सामने नजर आती हैं कि एक ग्रुप बोलता है कि हम नेशनल मूवमेंट को उसी तरीके से चलाएंगे जैसा चल रहा था, और एक नया ग्रुप सामने नजर आता है जो बोलता है कि नो, वी शुड टेक पार्ट इन दीज इलेक्शंस, वी हैव द राइट एंड वी हैव टू यूटिलाइज दिस एंड वी हैव टू टेक पार्ट इन द इलेक्शंस। तो ठीक है, न्यू स्वराजिस्ट ही वो ग्रुप रहता है। तो जैसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी डिक्लेयर हुई तो दो स्कूल ऑफ थॉट्स एमर होते हैं। 1920s में भी ऐसी ही सिचुएशन हमें देखने को मिली थी और हमने देखा था कि वहाँ पर भी इंडियंस ने इलेक्शंस में पार्ट लिया था। हालांकि कांग्रेस ने इस 1935 के एक्ट को डिक्लेयर कर दिया था एज रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन एक ग्रुप रहता है न्यू स्वराजिस्ट का, जिसमें रहते हैं एम ए अंसारी, असफ अली खान, भूलाभाई देसाई, एस सत्यमूर्ति। ये सब एक ग्रुप बनाते हैं और उनकी आइडियोलॉजी जो कहलाती है वो कहलाती है न्यू स्वराजिस्ट। जिस तरीके से पिछली बार कुछ लीडर्स स्वराजिस्ट का ग्रुप बनाते हैं और इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, इस फेज़ में इन्हें कहते हैं हम न्यू स्वराजिस्ट। ठीक है, इनकी जो विचार था, इनकी जो आइडियोलॉजी थी, दैट वाज टू फाइट इलेक्शंस एंड क्रिएट डेडलॉक। वो ये चाहते थे कि अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिली है तो हमें इसका उपयोग करना चाहिए और हमको असेंबली के अंदर जाके क्या क्रिएट करना चाहिए, डेडलॉक क्रिएट करना चाहिए। जो कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट, जो अनफेयर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे खिलाफ करती है, उसको हमें डेडलॉक क्रिएट करके रोक देना चाहिए। तो गांधी जी का या कांग्रेस का इसके ऊपर क्या व्यू रहता है न्यू स्वराजिस्ट के अंदर? इनिशियली तो सभी लोग इन्हें रिजेक्ट करते हैं कि नो, वी आर नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस, पर लेटर यही सोचते हैं कि लेट अस गिव अ ट्रायल, देख लेते हैं, कर लो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट। तो दो मीटिंग्स हुई इंडियन नेशनल कांग्रेस की, एक 1936 में, 1937 में। तो 1936 में लखनऊ में ये मीटिंग होती है जहाँ पर न्यू स्वराज के मुद्दे पर बातचीत होती है, और 1937 में ऐसी ही मीटिंग होती है फैजपुर में। दोनों की बातचीत में ये डिसाइड किया जाता है कि चलिए लेट अस एक्सेप्ट द इलेक्शंस एंड पार्टिसिपेट। ओके, तो न्यू स्वराज का जो ग्रुप रहता है वो पार्टिसिपेट करेगा आने वाले इलेक्शंस अंडर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के तहत। ठीक है, तो फरवरी 1937 में ये इलेक्शंस होने जाने वाले थे प्रोविंसेस के अंदर। तो 11 प्रोविंसेस में इलेक्शंस होने वाले थे, दैट वर मद्रास, सेंट्रल प्रोविंस बिहार, उड़ीसा, यूनाइटेड प्रोविंस बॉम्बे, असम, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटायर प्रोविंस, बंगाल, पंजाब एंड सिंध। तो इन 11 जगह पर इलेक्शंस होने थे जिसमें पार्टिसिपेट किया था न्यू स्वराजिस्ट ने। तो हम देख लेते हैं कि इनकी क्या सक्सेस मिलती है इस इलेक्शंस को पार्टिसिपेट करने में। तो कुछ मैनिफेस्टो रहता है, मतलब कुछ प्रचार या प्रोपोगेंडा के साथ कांग्रेस इस इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करती है और फाइनली कांग्रेस कंटेस्ट करती है 716 सीट्स आउट ऑफ
11, 16 1 सीट्स के अंदर, ठीक है। और उसको मेजॉरिटी भी मिलती है कई सारे एरियाज़ में। जैसे 11 प्रोविंस हैं तो मात्र 4 से 5 ऐसे प्रोविंस होते हैं जहां उनको मेजॉरिटी नहीं मिलती, बाकी सब जगह उनको मेजॉरिटी मिलती है। तो देख लेते हैं कि किन प्रोविंस में उन्हें मेजॉरिटी नहीं मिली है। दैट वर बंगाल, असम, पंजाब, सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटायर प्रोविंस। तो आप देखेंगे कि कांग्रेस को यहाँ क्यों मेजॉरिटी नहीं मिली है, बिकॉज इट वॉज मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस, ओके। लेकिन कांग्रेस मिनिस्ट्रीज फॉर्म की जाती हैं कहाँ पर, बॉम्बे में, यूनाइटेड प्रोविंस, बिहार और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटायर प्रोविंस में कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज बनाई जाती हैं। और ये जो गवर्नमेंट बनी है अंडर दिस इलेक्शंस ऑफ 1937, दिस फॉर्म्स अ गवर्नमेंट जो कि प्रोविंसेस में कांग्रेस का रूल चलता है। अब देख लेते हैं कि ये गवर्नमेंट मात्र 28 मंथ की होती है। कभी कभी आपने फेमसली सुना होगा 28 मंथ्स गवर्नमेंट, तो क्या रहता है 28 मंथ तक ही ये गवर्नमेंट क्यों चलेगी, ये हम आगे देख लेते हैं। अब 28 महीनों के अंदर कांग्रेस की इस न्यू स्वराजिस्ट के लीडर्स ने कुछ काम जरूर किया होगा, ठीक है। तो वो गए डेडलॉक क्रिएट करने थे। तो क्या वर्क वाज डन बाय कांग्रेस मिनिस्टर्स, लेट्स सी दिस। सबसे पहले द ईज कर्ब ऑन सिविल लिबर्टीज, जो सिविल लिबर्टीज के ऊपर इतनी रोक लगा रखी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, उसको ईजी किया कि आप इस रोक को धीरे धीरे आप हटाइए। प्रेस, हमेशा जो भी हम मूवमेंट स्टार्ट करते थे प्रेस के ऊपर गेज कर देते थे वो, तो रिस्ट्रिक्शंस को लिमिट करवाया कि आप हमारे जो वर्नैकुलर प्रेसेस हैं उसके ऊपर आपने इतने एक्ट पास करें, इतने रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं, तो उसको आप लिमिटेड करिए, हमें भी राइट्स दीजिए। पुलिस का पावर कि जैसे ही हम कोई मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, धरना देते हैं, स्ट्राइक करते हैं, तो आपके पुलिस ऑफिसर्स मारने लग जाते हैं, हमारी सिविल लिबर्टीज़ का हनन करते हैं, तो आपकी पुलिस का जो ये पावर दे रखा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर, इसको आप कर्ब करिए सबसे पहले, ठीक है। और दूसरी बात, दे स्टॉप्ड पॉलिटिसाइजिंग ऑफ सीआईडी। सीआईडी एक सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट रहता है ब्रिटिश गवर्नमेंट का, जिसको पॉलिटिसाइज्ड कर दिया गया था, मतलब वो पूरा पॉलिटिसाइज्ड हो गया था जबकि उसको फेयर होना चाहिए। तो इसको स्टॉप करने को एक बहुत अच्छा काम किया उन लोगों ने। और रिलीज्ड पॉलिटिकल प्रिजनर्स एंड रिवॉल्यूशनरीज, जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स वर अक्यूज्ड ऑफ नॉट एनी ऑफेंस, उनको रिलीज कराया इनने। तो देखिए आपकी कांग्रेस के अंदर रह के न्यू स्वराजिस्ट ने कितने अच्छे अच्छे काम किए। तो ये तो जनरल काम थे। एग्रीकल्चर और लैंड रिफॉर्म्स में भी उनके कुछ ऐसे काम थे जो याद रखने वाले हैं। उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स लाई कई जो हमारे लिए हितकारी थे, जो पीजेंट्स के लिए हित के लिए थे। डेप्थ, जो कर्ज हो चुका था गवर्नमेंट के द्वारा हमारे पीजेंट्स पे, उसको कुछ रिलीफ दिलवाया, ठीक है। रेंट्स कम कराए, लैंड टेन्योर्स की प्रैक्टिसेस को कम कराया। तो ये काम किया न्यू स्वराजिस्ट में फॉर एग्रीकल्चर। एंड दे ऑल्सो लुक्ड ऑन द ग्रीवियंसेस ऑफ लेबर्स, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं कि कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी कराए उनने, जाकर एंकरेज करने को बोला कि इंडिजीनियस एंटरप्राइजेस को भी आप एंकरेज करिए। जो वेस्टर्न इंडस्ट्रीज़ को आप इतना प्रॉफिट दे रहे हैं, वो हमारी इंडिजीनियस एंटरप्राइजेस के लिए बहुत ज़्यादा लॉस है। तो एंकरेज कराया इंडिजीनियस एंटरप्राइजेस को। अब मिनिस्टर्स बन चुके हैं तो स्पीच के थ्रू, ठीक है, जगह जगह जाके स्पीच करी। जब पार्लियामेंट के सेशंस होते थे, लेजिस्लेटिव असेंबलीज में सेशंस होते थे प्रोविंसेस के अंदर, तो वहाँ पर भी उन्होंने स्पीचेस देकर उनका ध्यान एकत्रित किया कि हमारी भी ये नीड्स हैं, इन्हें भी पूरा कीजिए। तो ऐसे किया। फिर प्लानिंग के लिए उन्होंने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट यहाँ पर अचीवमेंट जो हमने पाया है, दैट वाज सेटिंग अप ऑफ नेशनल प्लानिंग कमिटी। 1938 में ये प्लानिंग कमिटी बनती है जो आफ्टर इंडिपेंडेंस भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कराएगी प्लानिंग कमिटी। इसके साथ कुछ सोशल रिफॉर्म्स भी हुए हैं टू प्रोहिबिट लिक्वर को प्रोहिबिट करने को मंजूरी दिलाई किसने, न्यू स्वराजिस्ट ने। और वेलफेयर करने को कहा हरिजन्स को। हरिजन्स ने जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन फेस किया है उसके लिए उन्होंने बहुत काम किया। सबसे पहले उनको टेम्पल में एंट्री दिलाई। पब्लिक फैसिलिटीज़ जिन पे रोक लगाई जाती थी सोसाइटी में, तो आप पब्लिक फैसिलिटीज़ को भी आप यूज़ कर सकते हैं।
ठीक है, और गवर्नमेंट का अटेंशन एकत्रित करवाया टुवर्ड्स द एजुकेशन ऑफ इंडियंस। लेकिन सडनली 28 मंथ्स के बाद ये कांग्रेस की मिनिस्ट्री रिज़ाइन कर देती है। तो यहाँ जानने वाली बात है कि ऐसा क्यों? वाई डिड द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिजाइंड आफ्टर 28 मंथ्स? यू नीड टू रिमेंबर द टाइम फ्रेम हियर, दैट इज 28 मंथ्स। तो क्यों, ये देख लेते हैं हम। ड्यू टू आउटब्रेक ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर, पूरी विश्व युद्ध स्टार्ट होता है, तो उसकी वजह से ये रिज़ाइन कर देते हैं। तो क्यों, हमारा क्या लेना देना सेकेंड वर्ल्ड वॉर से? तो इसलिए क्योंकि ब्रिटेन का लेना देना था सेकेंड वर्ल्ड वॉर से। ब्रिटेन क्या करता है, बिना इंडियंस को पूछे, बिना हमारे लीडर्स या मिनिस्टर्स को पूछे इंडिया को पार्ट बना देता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। क्योंकि हम उनका कॉलोनियल पावर थे, तो उन्होंने हमारी मंजूरी लेना बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं समझा और हमें पार्ट करा दिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। तो कांग्रेस मिनिस्टर्स को ये लगता है कि अब तो हम मिनिस्टर्स बन चुके हैं, हम एक पोस्ट पे हैं, तो आपने इतना भी ज़रूरी नहीं समझा कि इनसे पूछा जाए कि आप इच्छा में हैं या नहीं है टू बिकम द पार्ट ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो मार्क, एज अ मार्क ऑफ प्रोटेस्ट, विरोध करने के चिन्ह की तरह इन लोगों ने रिज़ाइन कर दिया फ्रॉम देयर पर्टिकुलर या रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज। ठीक है, तो इसलिए रिज़ाइन कर 28 मंथ के बाद ड्यू टू द आउटब्रेक ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, अब हमने ये देखा कि क्योंकि 28 मंथ्स की ये मिनिस्ट्री बनती है, तो हम एसेस करते हैं कि ये जो न्यू स्वराजिस्ट ग्रुप था, तो हाउ इट proved to be a positive step in Indian freedom struggle and what are the some negatives। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि सोशल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ सोसाइटी के लिए, जो रिफॉर्म्स कराए इन लोगों ने मिनिस्ट्री के अंदर लेकर, वो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। अब इंडियन लीडर्स, जो नेशनलिस्ट लीडर्स को इतनी बुरी तरीके से सप्रेस कर देते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट, नाउ दे बिकम द मिनिस्टर्स। जिसके नीचे हम लोग रहते थे वो हमें कभी भी अरेस्ट करके ले जाते थे, नाउ वी आर ऑन देयर इक्वल फुटिंग, हम भी अब मिनिस्टर्स बन चुके हैं। तो देखिए आप सोसाइटी में कैसा एकदम से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। उसके बाद यूज स्टेट पावर फॉर इट्स एंड। अब मिनिस्टर्स ने क्या दिमाग लगाया कि हम स्टेट का पावर यूज़ करते हैं टू अचीव आवर एम। हमारा जो एम है उसको हम मिनिस्ट्री के अंदर रहकर स्टेट का पावर यूज़ कर कर धीरे धीरे पूर्ण करेंगे। और टू वीकन द मिथ ऑफ ब्रिटिशर्स ब्रोक। आप देखिए ब्रिटिशर्स का जो एक मिथ थी कि इंडियंस आर नॉट कैपेबल टू फॉर्म अ गवर्नमेंट, नॉट कैपेबल टू एंटर इनटू द गवर्नमेंट, ये हमने दूर किया कि हम गवर्नमेंट का पार्ट भी बन सकते हैं, हम गवर्नमेंट बना भी सकते हैं और बहुत अच्छा काम भी कर सकते हैं। तो ये हमने उनकी जो मिथ थी उसको तोड़ दिया। तो ये पॉजिटिव असेसमेंट या अचीवमेंट रहती हैं न्यू स्वराजिस्ट की। लेकिन देयर वर सम नेगेटिव्स ऑल्सो। तो पहले तो इंटरनल स्ट्राइफ, आपस में ही कुछ दिक्कतें चल रही थी, जो ग्रुपिंग थी दैट वाज वीक। ठीक है, उसके बाद लोग अपॉर्चुनिज्म हो गए, मतलब अपॉर्चुनिटी मिल गई ना उनको इतनी बड़ी, तो वो हमारा जो एंड था उसको भूल गए। और देयर वाज हंगर फॉर द पावर। ठीक है, जैसे कहने की बात है कि पावर इज़ गुड बट एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स। ठीक है ना, तो जब ये पावर मिलने लग गया तो हंगर बढ़ने लग गई लोगों की टू गेन पावर। तो ये असेसमेंट रहती है हमारी किसकी, न्यू स्वराजिस्ट के लीडर्स की। क्योंकि हमारा एक टॉपिक यहाँ ख़त्म होता है दैट इज़ न्यू स्वराजिस्ट। 1937 के फेज़ तक हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया। इवन हमने ये देख लिया कि 1939 में आउटब्रेक हो जाता है किसका, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से हमने न्यू स्वराजिस्ट ने जो गवर्नमेंट बनाई थी उसको वो रिज़ाइन कर देते हैं। अब इसके बाद जो भी कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट है, तो हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि नेशनलिस्ट लीडर्स ने किस तरीके से आउटब्रेक ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर को रिस्पॉन्स दिया और उसको किस तरीके से एज एन अपॉर्चुनिटी आगे के लिए यूटिलाइज किया। तो उसका आगे का पढ़ने के लिए हम फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं कि 1939 तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है। ठीक है, तो इसके अंदर की जो चीज़ें हैं वो मैं बहुत अच्छे से लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा चुकी हूँ। ऊपर ऊपर पॉइंट टू पॉइंट वी आर गोइंग टू रिकॉल फ्रॉम 1922। 1922 में गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है
और राइज होते हैं स्वराजिस्ट और नो चेंजेस। दो ग्रुप देखने को मिलते हैं। स्वराजिस्ट बोलते हैं हमें इलेक्शंस में पार्ट लेना है, नो चेंजेस बोलते हैं नहीं, जैसा चल रहा है नेशनल मूवमेंट्स वैसा ही चलाते हैं। लेकिन क्योंकि ये फेज ऐसा हो जाता है लीडरलेसनेस का, है ना, लीडरलेसनेस का फेज है, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हो जाती हैं। तो कई सारी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हमको देखने मिली। सॉन्डर का मर्डर देखने को मिला है, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस देखने को मिला है। तो 1920 के 1930 के बीच में हमें क्या देखने को मिला है, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़। 1924 में 4 साल की सज़ा के बाद गांधी जी को बाहर निकाला जाता है जेल से, और 1928 में आती है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करती है, हमें ये बताती है कि यू कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट। तो हमें इस बात पर बहुत नाराज़गी होती है, हम प्रोटेस्ट करते हैं। इसके बीच हमने कई सारी चीज़ें देखी, जलियांवाला बाग मैसेकर देखा, उसके बाद नेहरू रिपोर्ट देखी हमने, ठीक है, इरविन का डिक्लेरेशन देखा, कई सारी चीज़ें देखी। लेटर हम इतनी डिमांड्स रखने के बाद उनको फाइनली लॉन्च करते हैं 1930 में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसओबीडियंस की मूवमेंट के अंदर हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखी, दैट वाज गांधी इरविन पैक्ट। फाइनली लेकिन 1934 में विथड्रॉ कर दिया जाता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को। उसके कई सारे रीजंस हैं कि कोई भी वॉर इतना लंबा नहीं, कोई भी मूवमेंट इतना लंबा नहीं चलता, पीपल गेट फैटिक, और भी कई सारे रीजंस थे जो हम लास्ट लेक्चर्स में देख चुके हैं। तो यहाँ ख़त्म होता है हमारा CDM 2.0। जैसे ही ये ख़त्म होता है तो एक डिलेमा स्टार्ट हो जाता है नेशनलिज्म स्ट्रगल में कि नाउ व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। और इसी बीच एक और कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट होती है, दैट इज़ पासिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और यहाँ से राइज होता है एक और ग्रुप का, न्यू स्वराजिस्ट, जिसकी सोच थी टू टेक पार्ट इन द इलेक्शंस ऑफ प्रोविंसेस, और वो पार्ट भी लेती है उसमें और सक्सेस भी प्राप्त करती है, कई सारे काम करती है। लेकिन ड्यू टू द आउटब्रेक ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर उसको हमें फाइनली वहाँ से रिज़ाइन करना पड़ता है एज अ मार्क ऑफ प्रोटेस्ट। ठीक है, तो हमने देखा कि इलेक्शंस होते हैं, 28 मंथ्स की गवर्नमेंट बनती है, और फाइनली कांग्रेस ने मास रेजिग्नेशन दे दिया सब ने मिलके। अब हम क्या करेंगे, आगे देखेंगे कि नेशनलिस्ट का रिस्पॉन्स कैसा होता है ओवर द आउटब्रेक ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। उसको पढ़ने के लिए आप लोग मुझसे कनेक्टेड रहिए, ऐसे ही लेक्चर्स मैं आपके लिए लाती रहूँगी। लेकिन उसके लिए आपको मेरे लेक्चर्स को लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। हमारा चैनल है ओनली सिविल सर्विसेज। थैंक यू।